हेलो डियर, आज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं फिर से मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का बैक टू बैक यह नेक्स्ट वीडियो है। और इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी बड़ा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो इसलिए आज फिर से आपको मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी को दो प्रश्न आज हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझिएगा। जो भी प्रश्न होगा आपको देखने को आगे मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपके सामने दिख रहा होगा प्रश्न है आपके सामने में, प्रसर्व आरेख या पार्टोग्राफ से क्या समझते हैं, पार्टोग्राफ के महत्व को बताएं। यह पार्टोग्राफ आपसे कभी 15 नंबर में कभी 10 नंबर में पूछता है। अब यह पार्टोग्राफ के थ्योरिकल तो पर्सन है ही, ये पार्टोग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है कि आपको ग्राफ बना के समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पार्टोग्राफ जो है आपको आरेख के द्वारा दर्शाना पड़ता है। तो आपको एग्जाम में भी अगर ये पूछेगा तो आपको जो है बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं कि कैसे क्या ये होगा। ओके, चलिए देखिए पार्टोग्राफ क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए माय डियर। पार्टोग्राफ को जो है हम लोग प्रसर्व आरेख भी कहते हैं, ठीक है ना। पार्टोग्राम वह आरेखित प्रपत्र होता है। देखिए यहाँ पे पार्टोग्राफ, ठीक है। पार्टोग्राफ वह आरेखित प्रपत्र होता है, मतलब यह एक ग्राफिकल जो है आपके प्रेजेंटेशन होता है जिसमें प्रसर्व प्रक्रिया मतलब लेबर प्रोसेस को ग्रैवीय विस्फारण सर्वाइकल डिलेशन के आरंभ होने से पूर्ण होने तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को समय के सापेक्ष आरेखित किया जाता है, ठीक है। माय डियर, सबसे पहले समझिए कि पार्टोग्राम एक है जो है आपका ग्राफिकल जो है इंटरफेस होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रसर्व प्रक्रिया मतलब लेबर का जो प्रोसेस होता है, जब लेबर प्रोसेस शुरू होता है मीन्स सर्विक्स के डिलेशन से लेकर पूरे कंप्लीट पूर्ण होने तक के जो है सारे घटनाओं को इस ग्राफ पर जो है अंकित किया जाता है समय के अनुसार, यानी समय के सापेक्ष जो है अंकित किया जाता है ग्राफ पर। और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पार्टोग्राफ कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पार्टोग्राफ ये चीज़ें हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका उपयोग प्रथम बार फ्राइडमैन द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे फ्राइडमैन का पार्टोग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेबर के लिए जो सर्वप्रथम पार्टोग्राफ आया वो फ्राइड के द्वारा जो है उपयोग किया गया। पार्टोग्राफ एक जो है ग्राफ जो है ग्राफिकल इंटरफेस होता है जो एक पेज पर बना होता है और उस पर समय दर्शाया गया होता है और जितने भी महत्वपूर्ण जो घटना होते हैं लेबर के दौरान, जैसे हार्ट रेट हो गया, फीटल हार्ट रेट हो गया, ठीक है, यूट्रस के कंट्रैक्शन हो गया, सर्विक्स के डिलेशन हो गया, ठीक है, बीपी हो गया, पल्स रेट हो गया, इस सब को जो है समय के अनुसार जो है ग्राफ पर अंकित किया जाता है कि कितने समय के लिए डिलेशन हुआ, कितने समय के लिए यूट्रस में कंट्रैक्शन हुआ, कब यह कंट्रैक्शन एक्शन में आया, कब जो है नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे ग्राफ पर दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे पार्टोग्राफ प्रसर्व आरेख कहा जाता है, समझ गए। अब इससे पता चलता है जो है प्रसर्व की स्थिति के बारे में पता चलता है, ठीक है, शिशु की स्थिति के बारे में पता चलता है। और प्रथम बार इसे फ्राइडमैन के द्वारा प्रस्तुत जो है उपयोग किया गया, ठीक है। यह प्रसर्व संबंधी सभी सूचनाओं का एक साथ पेपर की एक शीट पर एकत्रित है जो हमें मैटरनल एवं फीटस की स्थिति के बारे में बताता है। मैंने बता दिया कि यह माता और शिशु यानी भ्रूण के स्थितियों के बारे में बताता है। जो प्रसर्व से संबंधित जितने भी सूचना हैं उसको एक साथ पेपर शीट पर जो है कलेक्ट किया जाता है इस ग्राफिकल पेपर पर, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ग्राफ जो है एक पेपर पर बना होता है, ठीक है ना, ग्राफ बना होता है। अब इस ग्राफ जो है यहाँ पे जो लेबर में ग्राफ का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग पार्टोग्राफ कहते हैं। तो इस पार्टोग्राफ के जो लेबर होता है, जो लेबर के दौरान जो पार्टोग्राफ का इस्तेमाल होता है, इसमें समय अंकित रहता है इस ग्राफ में, ठीक है, समय अंकित रहता है और पल्स रेट, हार्ट रेट फीटस का, ठीक है, सर्विक्स का डिलेशन हो गया, यूट्रस का कंट्रैक्शन हो गया, ठीक है, बीपी हो गया, ये सब जो है इस ग्राफ पर अंकित रहता है। और समय के सामने जो है जितना बीपी है उसके सामने टिक करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से कितना देर का डिलेशन हुआ है सर्विक्स में वो बताते हैं ग्राफ में। तो ये सब प्रसर्व की स्थिति के बारे में पता किया जाता है, साथ में जिससे मैटरनल और फीटस के भी स्थिति के बारे में पता चलता है इस ग्राफ के द्वारा। ओके, पार्टोग्राफ में कौन कौन से चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पार्टोग्राफ में, चलिए देख लीजिए।
सबसे पहले अगर मान गए किसी के लिए पार्टोग्राफ तैयार किया जाता है, ग्राफिकल इंटरफेस तैयार किया जाता है, तो उसमें रोगी का नाम होता है और उसका पूरा डिटेल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मानिए जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है ना, तो एक सादा प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, पहले सबसे पहले रोगी के बारे में डिटेल ही होता है, नाम, गाँव, मोबाइल नंबर, उसका एज, लिंग, सब चीज़ होता है, ठीक है। तो नाम के साथ में टोटल डिटेल होता है। उसके बाद जो है उसका यहाँ पे ग्राफ जो है बना होता है और इसी ग्राफ में जो है लेबर की स्थिति को अंकित किया जाता है, ठीक है। तो अब नाम परिचय होता है, उसके बाद माँ का तापमान, मैटरनल टेम्परेचर जो है वहाँ पे अंकित किया जाता है, उसमें रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को अंकित किया जाता है। उसके बाद गर्भ हृदय मतलब गर्भ में पल रहे शिशु का हार्ट रेट FA4, ठीक है, प्रत्येक घंटे के अंतराल पर जो है नोट किया जाता है उस ग्राफ में। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन जो झिल्ली होता है बच्चे जो यूट्रस के, वो उससे जो है उसके स्थिति को देखा जाता है, क्योंकि झिल्ली फटता है तभी बाहर बच्चा निकलता है, ठीक है। तो झिल्ली के बारे में नोट किया जाता है कि झिल्ली फट गया है या झिल्ली अभी अनरेप्चर है या रेप्चर हो चुका है। चूँकि यूट्रस का झिल्ली फटता है तो जाके बच्चा जो है बाहर यूट्रस से निकलता है और बच्चा जो है यूट्रस से होते हुए जो है बाहर निकलता है सर्विक्स से, ठीक है, और बच्चे का जन्म लेता है। तो झिल्ली के स्थिति में देखा जाता है कि क्या झिल्ली फट चुका है, रेप्चर हो चुका है या अभी अनरेप्चर है, यानी पूर्ण रूप से अभी झिल्ली लगा हुआ है। तो यह स्थिति को देखा जाता है और पार्टोग्राफ में नोट किया जाता है। उसके बाद है भ्रूण की स्थिति में फीटस पोजीशन देखा जाता है, जैसे गर्भोदक का द्रव्य और रंग देखा जाता है, ठीक है। फीटस की स्थिति भी देखा जाता है। उसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, लिक्विड एमनी, उसके कलर देखा जाता है कि कलर कैसा आ रहा है, ठीक है। साफ कलर अगर आएगा, बिल्कुल सफ़ेद कलर मतलब एकदम पारदर्शी जो है आएगा, तो जो है वह उसे सी जो है दिया जाएगा, सी से नोट किया जाएगा ग्राफ में। और अगर मैकोनियम के लिए अगर गंदे अगर आएगा तो उसमें एम नोट किया जाता है गर्भोदक के लिए, लिक्विड एमनी के लिए, ओके। तो ये चीज़ें हो गया, यह सब जो है नोट होता है उस ग्राफ में, ठीक है। ये अवयव है, कंपोनेंट्स है पार्टोग्राफ का। मैं आपको जो है ग्राफ भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ जो है बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको 15 नंबर 10 नंबर अच्छे से मिल पाएगा। ग्राफ आप नहीं बनाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें जो है नोट करना पड़ता है। तो पहले ये चीज़ें तो आना चाहिए कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें जो है होगा, ठीक है। तो ग्रीवा का विस्फारण यानी सर्विक्स का डिलाइसन भी नोट किया जाता है। उसके बाद है यूट्रस का कंट्रैक्शन को भी नोट किया जाता है, संकुचन की तीव्रता कितना है। यूरिन का एनालिसिस भी वहाँ पे नोट किया जाता है, ओके। भ्रूण के सिर में हुए परिवर्तन जैसे कैपुट निर्माण, मोल्डिंग निर्माण, ये सब जो है भ्रूण के सिर में परिवर्तन को भी नोट किया जाता है। साथ में औषधियाँ एवं आईवी ड्रग एंड आईवी फ्लूइड जो है कितना आप दिए, इसको भी जो है पार्टोग्राफ में नोट किया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन थेरेपी आप कितना दिए हैं, इसका भी जो है आपको ग्राफ में दर्शाना पड़ता है। तो ये सारे ग्राफ में जो है आपको रहते हैं, सिर्फ आपको उसमें जो है बताना पड़ता है कि कितना जो है आप किस चीज़ का आया है वैल्यू, ठीक है। तो ग्राफ में कौन कौन से अवयव होते हैं पार्टोग्राफ में? सबसे पहले रोगी का नाम और उसका परिचय होगा। उसके बाद उसका फीमेल माँ का तापमान उस पर जो है अंकित किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर आता है, जो कि हम जानते हैं 120 से लेकर 120/80 होता है, तो नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद भ्रूण का जो है हार्ट रेट सुना जाता है प्रत्येक घंटे के अंतराल पर, ठीक है। ये भी जो है आपका हो गया। नेक्स्ट है झिल्ली मेंबर की स्थिति को जो है, मेम्ब्रेन के स्थिति को जो है क्या किया जाता है, झिल्ली के स्थिति को जो है देखा जाता है कि झिल्ली कैसा है, क्या झिल्ली फट गया है या अभी नहीं फटा है, तो इस स्थिति को देखा जाता है। उसके बाद भ्रूण की स्थिति को देखा जाता है कि भ्रूण किस पोजीशन में है। उसके बाद जो है चूँकि गर्भोदक का जो है यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों साइड से घेरे होते हैं लिक्विड एमनी, तो इसको कलर को देखा जाता है कि कैसे रंग का है। साफ होगा तो सी दिया जाता है और मैकोनियम अगर गंदे आएगा तो एम दिया जाता है। सर्विक्स के डिलेशन देखा जाता है कि सर्विक्स ग्रीवा में कितना ज़्यादा फैलाव हो रहा है, यह देखा जाता है। और समय के साथ जो है यूट्रस का कंट्रैक्शन यानी संकुचन की तीव्रता भी देखा जाता है कि कितना जो है जल्दी जल्दी कंट्रैक्शन हो रहा है और कितना देर के लिए हो रहा है, ठीक है।
यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, यूरिन कैसा आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, ठीक है, उसका एनालिसिस किया जाता है। भ्रूण के सिर में हुए परिवर्तन का एनालिसिस किया जाता है, जैसे कैपुट निर्माण, मॉडलिंग निर्माण, ये देखा जाता है भ्रूण के सिर में। औषधि एवं आईवी द्रव, ड्रग एंड आईवी फ्लूइड का जो है नोट किया जाता है पार्टोग्राफ में। और ऑक्सीटॉक्सिन जो उपचार किए अगर होंगे तो इसको भी जो है पार्टोग्राफ में नोट किया जाता है। तो यह पार्टोग्राफ का आपका अवयव हो गया, कंपोनेंट हो गया, जिसको पार्टोग्राफ में चढ़ाया जाता है लेबर के प्रक्रिया में, ठीक है। और यही आपका पार्टोग्राफ, अगर ये कंपोनेंट सब अगर आपको याद रहेगा तो ग्राफ को आसानी से आप लोग समझेंगे। तो पहले ये अवयव याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है पार्टोग्राफ, ठीक है। और 1-2 नंबर में नहीं, 15-15, 10-10 नंबर में पार्टोग्राफ के बारे में पूछता है। तो पार्टोग्राफ के कंपोनेंट जरूर याद रखिएगा, तब जाके अब जब मैं ग्राफ पढ़ाऊँगा एक वीडियो में तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए, सिर्फ आप ये समझिए कि पार्टोग्राफ में क्या क्या चीज़ें जो है रहता है, क्या क्या चीज़ें अंकित किया जाता है, यही आपका कंपोनेंट, यही सब होता है वहाँ पे, ठीक है। अब पार्टोग्राफ का उपयोग या लाभ या महत्व क्या है कि पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है, देख लीजिए। तो पार्टोग्राफ यह संक्षिप्त रूप में संपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। पार्टोग्राफ से होता यह है कि एक ही पेज पर जो है माता का जो है टेम्परेचर भी होता है, शिशु का भी जो है हार्ट रेट होता है, शिशु का भी स्थिति होता है, माता का भी जो है यूट्रस का, सर्विक्स का, दोनों का जो है कंट्रैक्शन और डिलेशन नोट होता है, ठीक है। कितना फ्लूइड दिया गया, कितना ऑक्सीटॉक्सिन थेरेपी दिया गया, मतलब शॉर्ट तरीके में, संक्षिप्त में ही संपूर्ण सूचनाएं जो है इस पार्टोग्राफ के जरिए दर्शाया जाता है, ठीक है। दूसरा है गर्भ प्रसव एवं प्रसवकालीन परिवर्तनों की सटीक व तत्काल जानकारी प्राप्त होता है। अब संपूर्ण जो है डाटा बना लेने पर इस ग्राफ में अगर संपूर्ण डाटा को हम लोग जो है इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि गर्भ में, प्रसव में और प्रसव के समय कौन कौन से परिवर्तन है और उसका तत्काल जानकारी जो है प्राप्त हो जाता है, ओके। अब जो भी कलेक्शन इन्फॉर्मेशन है, जो भी एकत्रित सूचना है, उसके आधार पर गर्भ का जन्म कराने का सही योजना प्रभावी रूप से लागू करना आसान हो जाता है। अब पार्टोग्राफ जो है पहले तैयार किया जाता है, ठीक है। अब अगर लग जाए कि पार्टोग्राफ के जरिए पता चल जाए कि नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर उसी हिसाब से जो है उसे प्रसव जो है कराया जाता है, ठीक है। तो यह पार्टोग्राफ जो है पहले बता देता है कि गर्भ का जन्म कराने का सही योजना प्रभावी रूप से कैसा होना चाहिए, यह सूचना जो है बता देता है पार्टोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके उपयोग से किसी भी प्रकार के जटिलता का शीघ्रता से पता लगाया जा सकता है। वही बातें है कि अगर पार्टोग्राफ के उपयोग करते हैं तो जल्दी से किसी भी जटिलता के बारे में पता चल जाता है और जटिलता का उपचार कर प्रसव व शिशु के जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। जब जटिलता के बारे में पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है हम उसको उपचार व सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 5वां है, इसको बनाने में कम समय की आवश्यकता होती है। ये जो ग्राफ होता है इसको बनाने में बहुत कम समय का जो है ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यह जो है उपयोग, लाभ और महत्व है, ठीक है। पार्टोग्राफ के लाभ अथवा महत्व देख लीजिए। यह संक्षिप्त रूप में सभी सूचना का उपलब्ध कराता है, ठीक है। यह गर्भ में प्रसव और प्रसवकालीन जो भी परिवर्तन होता है उसका सटीक जानकारी देता है, ठीक है। तीसरा है, यह जितने भी एकत्रित सूचना होते हैं उसके आधार पर जो है गर्भ का जन्म कराने का, मतलब गर्भ में जो पल रहे बच्चा है उसका जन्म कराने का सही योजना प्रभावी रूप से लागू करने का आसान हो जाता है, ठीक है। इससे किसी भी जटिलता से बचा जा सकता है, इससे पहले ही जो है जटिलता के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिससे शिशु और प्रसव को सुरक्षित बनाया जा सकता है, ठीक है। और 5वां, इसको बनाने में काफ़ी कम समय की आवश्यकता होती है और यह प्रसव को आसान भी बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है पार्टोग्राफ का जो है टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। अब इतना लिखने के बाद जो है आपको पार्टोग्राफ का एक पेज में एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसी ग्राफ में आपको सब चीज़ दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे टोटल चीज़ें बनाना पड़ता है, ओके ना। चलिए, तो ग्राफ अगले दिखाएंगे कभी, उसको अच्छे से सिंगल वीडियो में हम लोग समझेंगे। चलिए, अब एक आता है इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिकेशन, IUGR। IUGR होता है I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेरिन, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रेस्ट्रिकेशन। इंट्रा मतलब अंतः, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, अंतः गर्भाशय, ग्रोथ मतलब वृद्धि या विकास कहिए,
वृद्धि, ठीक है, और रेस्ट्रिकेशन मतलब अवरोध, ठीक है, यानी बंद होना। तो अंतःगर्भाशय वृद्धि अवरोध, इससे क्या समझते हैं, इसका क्या कारण, लक्षण, जटिलता, निदान और प्रबंध, सब कुछ बताना है। नाम से स्पष्ट है कि गर्भ के अंदर वृद्धि के रुकावट यानी अवरोध से क्या समझते हैं, इसी को बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन IUGR क्या होता है, शिशु में सामान्य से कम वृद्धि होना अंतःगर्भाशय वृद्धि अवरोध कहलाता है। माय डियर, गर्भाशय के अंदर गर्भ में पल रहे शिशु के सामान्य से अगर कम वृद्धि होता है तो उससे हम लोग इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन कहते हैं। मतलब गर्भाशय के अंदर जो है वृद्धि कम होना ही भ्रूण का यानी शिशु का जो है वह इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन कहलाता है। समझ गए, सीधी सी बातें हैं। चूँकि नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। अंतः मतलब अंदर, गर्भाशय मतलब गर्भाशय के अंदर, वृद्धि मतलब वृद्धि और अवरोध मतलब रुकावट, यानी गर्भाशय के अंदर वृद्धि में रुकावट किसका, शिशु के, शिशु में गर्भाशय के अंदर वृद्धि में रुकावट ही जो है या कम वृद्धि होना ही अंतःगर्भाशय वृद्धि अवरोध कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसे निम्न मापदंडों में समझा जा सकता है। इसे अलग अलग मापदंडों में समझ सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ें में जो है क्या क्या जो है वृद्धि जो है अवरुद्ध होगा। सिर के परिधि, अगर बच्चे में सिर का परिधि जो है सामान्य से छोटा है या बड़ा है तो यह सिर के परिधि अगर सही नहीं होगा तो यह अवरोध के कारण। उदर की परिधि एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, अगर उदर का परिधि सही नहीं है तो भी यह जो है वही कहाएगा। फीमर की अवृद्धि और बाइपरीटल डायमीटर BPD, तो ये सब जो है आपके होते हैं। इस सब में अगर कोई वृद्धि में प्रॉब्लम होगा, रुकावट होगा, अवरोध होगा तो वही IUGR कहलाता है। जैसे सिर की परिधि में सिर के परिधि में जो है अवरुद्ध होना, वृद्धि का अवरुद्ध होना, उदर में जो है वृद्धि का अवरुद्ध होना, फीमर के परिधि में वृद्धि का अवरुद्ध होना और बाइपरीटल डायमीटर BPD का जो है आपके अवरुद्ध होना। तो यह सब कुछ मापदंड है, ये 4 याद रखिएगा, सिर, उदर, फीमर, बाइपेरिटल, ठीक है, बाइपेरिटल, फीमर, उदर, सिर, ये याद रखिएगा। और ये जब आप याद रखेंगे तो आप समझेंगे कि इसी के जो है अवरुद्ध होने से जो है आपके यही गर्भाशय में अवरुद्ध हो सकता है और यही जो है IUGR कहलाता है। ठीक है, सिर के परिधि अगर सामान्य से छोटा होगा, उदर के परिधि सामान्य से छोटा होगा, वृद्धि कम होगा, फीमर के परिधि जितना होना चाहिए उससे कम होगा, बाइपेरिटल डायमीटर अगर कम होगा तो यह सब वृद्धि अवरोध का जो है लक्षण होते हैं, जिसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके होने के कारण कॉजेज क्या होते हैं, तो कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। जैसे मान गए कोई महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित है, मैं आपको बता चुका हूं कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप, गर्भ अवस्था के दौरान महिला हाइपरटेंशन का शिकार हो, महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित हो। ठीक है, गर्भ के दौरान ही उसे एनीमिया हो जाए। ठीक है, उसे गर्भाशय में कोई विकृति जो है प्रॉब्लम आने लगे, गर्भाशय में संक्रमण हो जाए, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रेग्नेंट रहना। ठीक है, भ्रूण में विकृतियाँ होना, औषधि व्यसन ड्रग का एडिक्शन होना। ठीक है, माँ की अधिक उम्र होना, महिला की लंबाई कम होना, गुणसूत्रीय विकृतियाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं कारण बनते हैं जो यूट्रस में बच्चे को वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ज़्यादातर माँ से ही रिलेटेड है, प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, एनीमिया, गर्भाशय में विकृति। ठीक है, विकृति मतलब गर्भाशय में समस्या, गर्भाशय में संक्रमण, एक से ज़्यादा जो है गर्भ अवस्था। ठीक है, भ्रूण में विकृति मतलब फीटल में भी प्रॉब्लम इसका कारण बन सकता है। ठीक है, औषधि व्यसन, अगर कोई माँ ड्रग के एडिक्ट है तो उसको जो है बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। माँ के अधिक उम्र भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। महिला की लंबाई कम होगा तो बच्चे का वृद्धि भी जो है कम होगा। ठीक है, गुणसूत्रीय विकृतियाँ भी हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी कारण बन सकता है कि बच्चा जो है, ये सब कारण बन सकता है कि बच्चा जो है गर्भ में वृद्धि कम हो, और जब बच्चा जो है गर्भ में वृद्धि कम करता है तो उसे ही IUGR कहते हैं, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन। ओके, अब आता है लक्षण। लक्षण की बात किया जाए तो आपको पता है कि वृद्धि कम होने पर क्या क्या लक्षण जो है दिखाई देंगे शिशु में, बच्चे में। देख लीजिए, शिशु का भार सामान्यतः 600 ग्राम से कम होता है। ठीक है,
जब बच्चा मान गए लक्षण क्या होगा, तो लक्षण ये होता है कि शिशु का भार जो है सामान्यतः 600 ग्राम से कम होता है। ठीक है, चलिए। शिशु की त्वचा सूखी व झुर्रीदार होगा। शिशु की लंबाई सामान्यतः जो है कम होगा। प्रतिवर्त उपस्थित रहते हैं। शिशु बूढ़े आदमी की तरह देखता है। और यह सब जो है आपके वृद्धि का ही जो है रुकावट होने से होता है। ठीक है, तो शिशु का भार अगर सामान्यतः 600 ग्राम से कम है, शिशु की त्वचा सूखी एवं झुर्रीदार है, शिशु की लंबाई सामान्यतः जो है कम होती है, प्रतिवर्त उपस्थित जो है नहीं होते हैं, शिशु बूढ़े आदमी की तरह जो है दिखते हैं, तो यह सब जो है आपके लक्षण होते हैं। और यह लक्षण जो है बच्चे के वृद्धि कम होने के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। चलिए, जटिलता क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो अगर मान गए बच्चे ऐसे वृद्धि कम में आते हैं, वृद्धि कम वाले बच्चे होते हैं, तो उसका जटिलता होगा कि बच्चे को कोई समस्या हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होना, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाना, एस्फेक्सिया मतलब दम घुटना, और मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो सकता है। तो यह सब कुछ जटिलता जो है हो सकते हैं भ्रूण में, गर्भाशय के अंदर अगर वृद्धि कम होगा तो। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चे से संबंधित परेशानियां, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल कम होना, एस्फेक्सिया मतलब श्वसन कष्ट होना, और मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, यह जो है जटिलता होते हैं। समझ गए, इसी IUGR का। ओके, इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या है। तो डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, USG किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, एमिनोसेंटेसिस किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का चेक किया जाता है, बाई फिजिकल प्रोफाइल ऑफ बेबी का बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, कार्डियो देख लीजिए, कार्डियो टोकोग्राफी जो है किया जाता है। तो यह सब जो है आपके कुछ जो है निदान है, डायग्नोसिस है, एक्सरे वगैरह, एमिनोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड, बायोफिजिकल प्रोफाइल बेबी का, और कार्डियो टोकोग्राफी जो है करके पता किया जाता है कि क्या सच में वृद्धि बच्चे में कम हो रहा है या क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। अब इसका प्रबंध कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, रोगी को अस्पताल में भर्ती कर भ्रूण का लगातार जो है निरंतर अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले अगर मान गए एक प्रॉब्लम जो है बच्चे में अगर दिख जाता है जांच वाँच कराने के बाद कि बच्चा जो है विकास अच्छा से नहीं किया, उसका वृद्धि सही से नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भ्रूण का निरंतर अस्पताल में रोगी को भर्ती कर दिया जाता है और भ्रूण का निरंतर जो है अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोगी के जैविक चिन्हों की निरंतर जांच की जाती है। रक्तदाब, नाड़ी दर, श्वसन दर, तापमान आदि जो महिला है उसका जांच करते रहता है। IUGR के प्रकार एवं गंभीरता की जांच के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं, और जो भी जांच की आवश्यकता हो IUGR में वह किए जाते हैं। रोगी के लक्षण का उपचार भी किया जाता है, जो लक्षण दिखता है उसका उपचार किया जाता है। रोगी को पर्याप्त बेड रेस्ट देने के लिए कहा जाता है। कुपोषण की रोकथाम के लिए संतुलित आहार देते हैं, क्योंकि अगर कोई महिला कुपोषित है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे में वृद्धि कम ही होगा। ठीक है, IUGR का वास्तविक प्रबंध चिकित्सीय गर्भपात है, यह गर्भ की अवधि पर निर्भर करता है। और IUG का रियल में जो प्रबंध है वह होता है आपका एवर्सन कराने पर ही जो है आपके ये जो है आप इससे बच सकते हैं। वरना अगर कोई गर्भ में कोई भ्रूण का वृद्धि अगर सही से नहीं हो पाया और आप उसका अगर जन्म दे देते हैं तो आपको जीवन भर उससे जो है ढोना पड़ेगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम जो है लंगड़ा लूझा हो, या बोलने सही से बोल नहीं पाता हो, या फिर जो है कोई और प्रॉब्लम जो है उसको जन्मजात हो सकता है ये वृद्धि कम होने से। ठीक है, तो इसका उचित प्रबंध यही होता है वास्तविक कि एवर्सन करा देना। और यह गर्भ के अवधि पर निर्भर करता है कि कितना दिन गर्भ का हुआ है। अगर कम दिन है तो एवर्सन सही है, अगर ज़्यादा दिन हो गया है तो एवर्सन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, यदि गर्भावस्था 37 सप्ताह से अधिक हो तो इसे प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान गए 37 सप्ताह से अगर अधिक का जो है प्रेगनेंसी हो चुका है तो इस दौरान इसे टर्मिनेशन कर दिया जाता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, यदि गर्भावस्था 37 से कम हो तो इस स्थिति में IUGR की गंभीरता का पता लगाया जाता है। यदि स्थिति कम गंभीर हो तो इसे 37 सप्ताह तक ले जाने का प्रयास किया जाता है, फिर टर्मिनेशन किया जाता है, मतलब बच्चे को जन्म दिलवा दिया जाता है। अगर कम गंभीर हो तो 37 सप्ताह तक इंतजार करवाते हैं। अगर ज़्यादा गंभीर हो तो फिर जो है उसे क्या करते हैं, इधर ही जो है उसका प्रबंध कर देते हैं। 8वां है, गर्भावस्था के समापन करने के लिए
अब गर्भावस्था के समापन करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप देते हैं। झिल्लियों की अप्राकृतिक क्षति की जाती है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो झिल्ली फटना चाहिए तो नहीं फटता है, तो उसको जो है आर्टिफिशियल रूप से जो है उससे क्षति किया जाता है बच्चा निकलने के लिए। सिजेरियन सेक्शन का भी उपयोग किया जाता है अगर समय से पहले बच्चे को जन्म दिलवाना हो तो, ठीक है। तो यह कुछ जो है प्रबंध है, जिस प्रबंध को आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि एक मान गए गर्भ में ऐसा बच्चा है जो पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं हुआ है, तो पूर्ण रूप से अगर वृद्धि नहीं हुआ है बच्चा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आगे उसके फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या प्रबंध हम लोग कर लेंगे पहले ही, ताकि गर्भ पूर्ण होने पर या पूर्ण होने से पहले जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो IUGR का मतलब समझ गए। अगर आपसे पूछेगा तो कंप्लीट जो है IUGR के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।